दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र में या देश के किसी भी प्रांत में आरक्षण का मुद्दा बहुत ही चर्चा में है। कहीं कहीं तो ये आरक्षण का मुद्दा उस राज्य की अशांति का कारण भी बन रहा है। पिछले कुछ दिनों कुछ साल पहले राजस्थान में आरक्षण का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ था। वहां पर के जाट कुल समुदाय को, गुर्जर समुदाय को भी आरक्षण चाहिए था। जाट समुदाय के आरक्षण का मामला भी ऐसे ही चरम सीमा पर था। बिहार ने तो आरक्षण की मर्यादा को ही बढ़ा दिया है और 75% तक ले गए हैं। तमिलनाडु में भी आरक्षण की मर्यादा 50% से ऊपर हो गई है। अभी इन सब के लीगल इशू चल रहे हैं, कोर्ट में किसी के ऊपर याचिकाएं दर्ज हो चुकी है, विवाद चल रहा है। वैसे अब महाराष्ट्र भी इस आरक्षण के चपेट में आ गया है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा समुदाय है मराठा समुदाय, जो अकेला सबसे बड़ा समुदाय है, वह भी आरक्षण की मांग कर कर आंदोलन की भूमिका में है। मनोज जरांगे उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ धनगर समाज जो है वह भी अपने आप को विमुक्त जातियों से निकालकर अनुसूचित जमातियों में सम्मिलित किया जाए, इसकी मांग कर रहा है। मराठा समुदाय जो कि स्वतंत्र आरक्षण की मांग कर रहा था, अब वो ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। ओबीसी में बैठा हुआ धनगर समुदाय अब खुद को अनुसूचित जनजातियों में डालने की मांग कर रहा है। और कई जनजातियां ऐसी है जो अपने आरक्षण का मुद्दा उठाकर आगे चल रही है। इससे पहले भी मराठी हो या हिंदी, दोनों चैनल पर मैं एक ही बात करते आया हूं कि जो समुदाय पिछड़ा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, पुणे के वो दोस्त थे, संतोष जी नाम है उनका, और उन्होंने मुझे पूछा कि आप भी उसी चपेट में आ गए कुलकर्णी, उसी में चले गए आप? मैं बोला चपेट में का मतलब क्या है? तो बोले आरक्षण सच में समाज उन्नति के लिए आवश्यक है क्या? पहला सवाल था। और उसके बाद दूसरा सवाल मेरे मन में आया, जिन जनजातियों को आरक्षण मिला है, क्या उन जनजातियों का उद्धार हुआ है जैसे होना चाहिए था? जो अपेक्षाएं व्यक्त की गई थी, क्या वो हुई है? देखिए, देश के राष्ट्रपति पद पर अनुसूचित जाति हो या जमाती हो, आदिवासी वनवासी जिसे कहा जाता है वो हो, या सबसे पिछड़ा दलित वर्ग हो, वह देश के राष्ट्रपति पद तक कब का पहुंच चुका है। अनुसूचित जातियों में तो अपने देश में न जाने कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं। जैसे हाल ही में हुए पिछले रामनाथ कोविंद हो या KR नारायणन हो, ऐसे कई राष्ट्रपति बन चुके हैं। महिलाएं 2 बार देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। इस देश के राष्ट्रपति पद पर मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति भी बैठ चुके हैं। इस देश के राष्ट्रपति पद पर आज अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज की महिला भी आज विशेष तौर पर बैठी है। जब हम पदों की बात करते हैं तो वहां तक तो लोग पहुंच ही रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या समाज की उन्नति आरक्षण के कारण हुई है? 75 साल हुए देश को स्वतंत्र हुए। 75 साल में पहले इस देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण हुआ करता था, और तब से अब तक क्या अनुसूचित जाति और जनजातियों को वही ये मिल गया है? उतने वो आगे चले गए हैं अपनी जिंदगी में? तो एक बात ध्यान में आती है, जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया वही परिवार बार बार आरक्षण का लाभ उठाते आ रहे हैं। जो वर्ग सच में पिछड़ा है देहातों में, गांव में, जो आज भी शिक्षा, संपन्नता, काम इससे वंचित है, वह वही है, आज वही है। देखिए, एक बात होती है, जिस समुदाय को अपने पीछे खड़ा करना है उसको उसकी एक अलग अस्मिता दे दो, और उसी को वो चिपक कर बैठ जाता है और अपने नेताओं के साथ, नेताओं के पीछे भागने लगता है।
वही हुआ है। उसको एक अलग अस्मिता दी गई, एक अलग महापुरुष की अस्मिता दी जाती है, उसके अलग घोषणाएं दी जाती है, अलग गीत बनाए जाते हैं, अलग झंडा बनाया जाता है, अलग आदर्श बनाए जाते हैं, अलग शिक्षा बनाई जाती है और वही उसी प्रकार के उन्हें रखा जाता है। मतलब 75 साल में आरक्षण देकर भी समुदायों के समुचित विकास के बारे में कोई बात नहीं हुई। मतलब ये आरक्षण, यह फाइनल उत्तर नहीं है समाज के उन्नति का। और एक बात, मैं दूसरी बात सोच रहा था जो संतोष जी ने मुझे बताई थी। जिन देश में समाज आगे है, समुचित समाज आगे है, मतलब हम आमतौर पर ऐसा कहते हैं कि किसी देश के जीडीपी बहुत अच्छा है, किसी देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, तगड़ी है। अपना देश अभी पहले 5 इकोनॉमी में 5वें स्थान पर है, लेकिन उससे पहले भी 4 देश तो है। क्या उन 4 बहुत आगे जा चुके देशों में आरक्षण है? क्या इंग्लैंड में आरक्षण है? क्या अमेरिका में आरक्षण है? क्या जापान में आरक्षण है? क्या चीन में आरक्षण है तो किस प्रकार का है? वहां पर पिछड़े वर्ग को क्या क्या सहूलियत दी जाती है? क्या इसी तरह के शिक्षा एवं नौकरियां, इसमें आरक्षण दिया जाता है? अगर आरक्षण यही एकमेव जवाब होता, एकमेव साधन होता समुच्चय समाज को खड़ा करने का, तो इन आगे गए देशों ने, जो प्रगति पथ पर है या प्रगति के शिखर पर है, उन देशों में भारत जैसा आरक्षण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये रिजर्वेशन? और भारत में भी रिजर्वेशन देकर क्यों नहीं लोगों को आगे जाने का मौका मिला? थोड़ा सवाल टेढ़ा होगा, कड़वा लगेगा, लेकिन सच तो यही है। जिन पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण दिया गया, मतलब गांव के बाहर अपने दरिद्रता में या अज्ञान के अंधेरे में जूझ रहे उन लोगों को आरक्षण देने के बाद क्या गांव की वह बस्ती अब हट चुकी है? क्या हट चुकी है वो बस्तियां? जिन वर्गों को पिछड़ा समझा जाता था, क्या उनकी बस्तियां अब हट चुकी हैं? 75 साल हुए, 2-2, 3-3 पीढ़ियां निकल चुकी है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, तीसरी पीढ़ी में उनके पुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, चौथी पीढ़ी सत्ता में आने का इंतजार कर रही है। मतलब 4 पीढ़ियां तो निकल गई ना दोस्तों। इन 4 पीढ़ियों में क्या बदलाव आया आरक्षण के कारण? यह सवाल भी तो पूछना पड़ेगा। अगर आरक्षण एकमेव साधन नहीं है, तो अन्य कौन से साधन है जो इन पिछड़े घटकों को मुख्य दल में प्रवाहित कर सके? ऐसे तो ढूंढना तो पड़ेगा। एक आरक्षण बार बार देकर भी, 75 साल देकर भी समाज आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे देश कई है जिसमें आरक्षण नहीं है, उनका समुच्चय समुदाय आज आगे बढ़ रहा है, अपने आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, उद्योग के मामले में आगे बढ़ रहा है। क्या उन देशों में आरक्षण यह साधन नहीं है तो अन्य कौन से साधन हैं? ये तो ढूंढना पड़ेगा। क्या हम ये ढूंढने वाले नहीं हैं और जिनका कोई फायदा नहीं है उन्हीं साधनों के लिए झगड़ा करने वाले हैं? यह भी याद रखना पड़ेगा। अगर आपको भी मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।